यस। तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है निशांत और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का मैं इस चैनल में जिसका नाम है लर्न कोड इन हिंदी। तो मैंने अपना जेनपैक्ट का राउंड 1 का जो मेरा इंटरव्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस है रियल एग्जैक्टली मैंने वो अपलोड कर रखा है। मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिन्होंने वो नहीं देख रखा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा सेकंड राउंड का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था और कैसे था। तो एग्जैक्टली कुछ दिनों के बाद जब मैंने इंटरव्यू दे रखा था राउंड 1 का, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आता है एंड आई वॉज बिंग टोल्ड कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द राउंड 1 एंड आपका राउंड 2 कल शेड्यूल कर रहे हैं। तो आप जो भी अवेलेबल हो कल के दिन में कोई भी टाइम, तो एग्जैक्टली आप वो बता दो। तो आई वॉज फ्री एट 3 PM, तो मैंने वो बताया। तो आई वॉज बिंग इंटरव्यूड फॉर द राउंड 2। तो मैं आपको बताऊंगा राउंड 2 में मुझसे क्या क्या चीज़ पूछी गई थी, और मैं आज आपके लिए नोटपैड पे मैं एक एक क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ ताकि आपको भी उसके थ्रू गो कराते जाऊँ। तो ठीक है, सबसे पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था जो बेसिक होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके रोल्स। मैंने ये राउंड 1 वाले में वीडियो में बताया है कि उनको क्या रिलेवेंट होता है और क्या उन्हें सुनना होता है। बस एग्जैक्टली सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ भी मैंने वही किया, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या बोलना चाहिए। और फिर उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने पूछा इस वाले राउंड में, और प्रोजेक्ट में मेरा स्पेसिफिक मेरा रोल क्या है एग्जैक्टली, मैं करता क्या हूँ, वो उन्होंने पूछा उसके डिटेलिंग में उसी। तो वो मैंने बताया कि मैं करता क्या हूँ। सॉरी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया था, ये जावा डेवलपर का मेरा जो सबसे बेसिक जो होता है उसमें ये क्वेश्चन था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या जीएस, इसको एक्सप्लेन करो पूरे को। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। पब्लिक वर्ड क्या है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। इसमें होता क्या है कि एग्जैक्टली पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, इन तरीके के होते हैं, और प्रोटेक्टेड, 4 तरीके की ये होती हैं। तो इस पब्लिक का स्कोप क्या होता है, फ्रॉम एवरीवेयर यू कैन एक्सेस। तो बेसिकली क्या होता है कि जेवीएम जब मेन मेथड को कॉल कर रहा होता है, तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे किसी मेथड पे, तो ऐसे भी रिस्ट्रिक्शन अगर लगा देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, तो सेम क्लास में होता है, तो जेवीएम को पब्लिक चाहिए होता है ताकि वो एग्जीक्यूशन शुरू कर सके किसी भी मेथड का। तो अगर हम ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट में से कुछ भी कर देंगे तो जेवीएम को विजिबल नहीं हो पाएगा वो मेथड। और जेवीएम को मेन चाहिए होता है प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए जेवीएम मेन मेथड को ही ढूंढता है। तो उसमें ये पब्लिक लगा होता है ताकि कहीं से भी जेवीएम इसको उठा सके। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। तो बेसिकली जावा में क्या होता है कि कोई मेथड अगर बनाते हैं हम, तो किसी क्लास के अंदर है तो उसका ऑब्जेक्ट बना के तब करते हैं। तो इसमें क्या है, स्टैटिक अगर होता है कोई भी, तो वो क्लास के साथ एसोसिएट हो जाता है, उसमें मैं मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ये कॉल होता है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक लगा होता है। वॉइड एक रिटर्न टाइप हो गया, वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, इसमें से रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ये वॉइड इसलिए था कि सभी मेथड के पास जावा में रिटर्न टाइप होता है, या वॉइड INT कुछ भी आप बनाते हो, तो ये वॉइड है कि ताकि इसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होता है। और मेन इसका बस नाम है, एग्जैक्टली मेन मेथड क्या नाम है, इसका सिग्नेचर है कि जेवीएम क्या करता है। सबसे पहले ये देखो आप, इसमें मैंने लिख रखा है एग्जैक्टली मैंने डिफिनेशन, और मैं अपने हिसाब से बता भी रहा हूँ आपको। यू कैन गो थ्रू दिस और मेरे भी बातें आप सुन सकते हो बिल्कुल एग्जैक्टली। मेन बस नाम है और ये इसका सिग्नेचर है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मतलब कई मेन मेथड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ओवरलोड कर सकते हैं मीन। तो एग्जैक्टली फिर उसके बाद फिर स्ट्रिंग ARGS क्या है कि कमांड लाइन के थ्रू कुछ इनपुट्स भी दिए जा सकते हैं किसी मेन मेथड्स में, तो किसी मेन मेथड में। तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS होता है, जो कि वैल्यू जो इस एरे में जाती है ARGS में, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है वो चीज़ें। तो इसके लिए ये होता है बस। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था कि इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप बताना था। यहाँ मैंने बस शॉर्टकट लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जैक्टली, आप बस सुनो इसको। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVIP है ये, ठीक है। तो ये पूछा ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंटरव्यू में। मैंने ये फेस किया है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप पूछ ही देते हैं। मैंने 2 या 3 जगह भी तक 3 जगह मैंने अभी तक इसका आंसर दे रखा है। यहाँ मैंने बस शॉर्टकट लिख रखा है, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा ताकि अच्छे से मैं आपको थ्रू इमेजेस
थ्रू डायग्राम से इसको समझा सकूँ। अभी मैं एज अ स्टोरी बताता हूँ आपको इसको एग्जैक्टली क्या है कि हैश मैप क्या होता है। एक बकेट्स होते हैं, ठीक है, और बकेट्स हैश मैप में होता क्या है, एक की वैल्यू का पेयर हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग और इंटीजर मान लेते हैं, की हमारा स्ट्रिंग है और वैल्यू इंटीजर है, तो वहाँ क्या होता है कि उस की के अकॉर्डिंग एक मतलब उसको कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो इनिशियली इसका स्टोरेज होता है, जैसे 15 बकेट्स बनते हैं 0 टू लेके 15 तक, ठीक है, 15 बकेट्स बनते हैं। इसका स्टार्टिंग मतलब इनिशियली इतना होता है, इसका स्टोरेज है किसी भी हैश मैप को आप इनिशियलाइज करोगे तो हर एक वैल्यू पे मतलब हर एक 0 एड्रेस पे 1 1 2 से लेके 15 तक क्या होता है, ये सभी जगह एक लिंक लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट बना होता है एग्जैक्टली लेकिन कैसे आता है लिंक लिस्ट, पहले तो सबसे पहले वो जो हम लोग वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं वो कहाँ इंसर्ट होगा, 0 प्लेस पर रहेगा या फिर 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 15 तक कहीं भी रह सकता है। तो उसके लिए उस की के अकॉर्डिंगली ये पहले ये कॉल होता है, हैश कोड एक कैलकुलेट होता है, एक फंक्शन है हैश कोड। और ये ऑब्जेक्ट का एक ऐसा मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट के पास रहता है ये मेथड, ठीक है। तो की के अकॉर्डिंग एक हैश कोड है, तो फिर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट है 0 टू 15 में, ये एन की वैल्यू यहाँ पे 15 होगी अभी इनिशियली, फिर मतलब अगर मान लो कि 15 तक इंडेक्स भर गया तो फिर वो 0.75 से अगर इंक्रीज करता है हैश मैप तो फिर एन की वैल्यू वो हो जाएगी जो इसका लास्ट बकेट होगा। तो इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट होगा इस वाले मेथड से। और फिर ये क्या होगा कि जब की इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट हो जाए और वहाँ पे जाके एक लिंक लिस्ट के थ्रू उस वाले एड्रेस पे ये पूरा की वैल्यू और लास्ट में एक और नेक्स्ट नाम का पॉइंटर से वो एक खाली स्पेस चला जाएगा। जब दूसरा मान लो कि कुछ और होता है, कुछ और आता है, उसका भी सेम इंडेक्स कैलकुलेट होके आया, कुछ और वैल्यू की वैल्यू आई और उसका भी सेम कैलकुलेट होके आया, तो उस नेक्स्ट में वो वाला पॉइंटर जुड़ जाएगा और ताकि और भी लिंक लिस्ट में उस एड्रेस पे और जुड़ते रहें। तो ऐसे ही सभी जगह कैलकुलेट होता है। अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ही इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि 14 नंबर पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आई जा रही हैं, की वैल्यूज़ पेयर आए जा रहे हैं, तो फिर वो बाइनरी ट्री में कन्वर्ट हो जाता है ताकि उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो। और हैश मैप क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 में मुझे कुछ भी चीज़ गेट करना होता है या इंसर्ट करना होता है। तो इस तरीके से काम करता है। इसका मैं एक अलग एक्सप्लेन डायग्राम के साथ ही वीडियो लाऊंगा। सो बी विथ मी, आई विल कीप यू अपडेटेड। और क्वेश्चन नंबर 5, फिर ओवरराइडिंग क्या है। तो किसी भी दो मेथड्स अगर के नाम सेम है, एक पेरेंट क्लास में और फिर एक सब क्लास में मतलब चाइल्ड क्लास में, तो उसको वहाँ ओवरराइडिंग कहलाती है वो। और इसके कुछ रूल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि सेम नेम होना चाहिए, पेरेंट क्लास में जो मेथड यूज़ हो रहा है वही सेम नेम, पैरामीटर भी सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप, उसको वो एक्सटेंड करना चाहिए। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा होना चाहिए, बस एग्जैक्टली ये रूल है। फिर ओवरलोडिंग भी उन्होंने पूछा मुझसे कि ओवरलोडिंग क्या होती है, तो मैंने यही चीज़ बताई उनको एग्जैक्टली। अगर क्लास के पास मल्टीपल मेथड्स है किसी भी एक क्लास के अंदर विथ सेम नेम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो और उन्होंने फिर इसका यही पूछा कि अगर रिटर्न टाइप सिर्फ हम चेंज करें तो क्या वो मेथड ओवरलोडिंग रहेगा या नहीं, एक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर आप बताना मुझे कमेंट में, आई एम वेटिंग फॉर इट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जावा डेवलपर कोई भी हो जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली दे मस्ट नो दिस। फिर फ्यूचर वेरिएबल उन्होंने पूछा था, तो ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता बट एग्जैक्टली मैंने बता दिया था उनको कि हाँ, फ्यूचर वेरिएबल एक इंटरफेस होता है जिसमें कंप्यूटेशन होने के बाद कुछ देर तक वो वेट करता है। और इसमें कुछ खामियाँ थी जिसके बाद जावा 8 में कॉम्पिटेबल फ्यूचर आया ताकि उसमें टाइम भी दे सके, ताकि इतना टाइम तक वो मैक्सिमम वेट कर सकता है, डॉट गेट करके हम लोग उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन करी थी एग्जैक्टली। यू कैन गो थ्रू दिस एन इंटरफेस दैट बिलोंग्स टू जावा यूटिल डॉट कनकरेंट डॉट पैकेज। फिर इसके अंदर क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है किसी भी एसिंक्रोनस कंप्यूटेशन जो भी हो रहा है उसके लिए। द इंटरफेस प्रोवाइड्स द मेथड टू चेक इफ द कंप्यूटेशन इज कंप्लीटेड और नॉट और वेट फॉर इट्स कंप्लीशन, जैसा कि मैंने बताया आपको। और एक बार वो टास्क जब कंप्यूटेशन हो जाएगा तो वो कंप्यूटेशन को कैंसिल नहीं किया सकता है। तो एग्जैक्टली ये होता है फ्यूचर वेरिएबल। फिर उन्होंने पूछा था स्प्रिंग बूट में कि स्प्रिंग बूट की प्रोफाइलिंग क्या होती है। तो ये एक ऐसा तरीका है
जिसमें मतलब इन्वायरमेंट्स बांटे जाते हैं कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के ऊपर प्रोफाइलिंग प्रोफाइल करके आप ऐसे लिख सकते हो, तो वो सेग्रीगेट हो जाता है। तो फिर ये हाउ कैन आई फेच द डेटा फ्रॉम आउटसाइड, हाँ ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे आंसर नहीं मिला है, और मैंने एग्जैक्टली मैं जो भी बता रहा हूँ इतना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी झूठ नहीं। तो मैंने कैसे, ये क्वेश्चन था हाउ कैन आई फेच द डेटा फ्रॉम आउटसाइड द प्रोजेक्ट। जो भी हम लोग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जो डेटा यूज़ करते हैं वो बाहर है कहीं, मतलब कहीं हमारे सिस्टम में कहीं भी है। मैं वो दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्टली। हाँ यही मेरा जो प्रोजेक्ट था स्टूडेंट का, मैंने आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जो कराया था अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये वो प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल खोल रखी है। तो ये सारी डेटा जो है मान लो कहीं बाहर किसी एक फाइल में लिखा हुआ है, वो कहते हैं वो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फेच कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताने की कोशिश करी थी कि एग्जैक्टली हम लोग इनपुट स्ट्रीम के थ्रू इसको कहीं और फाइल से, और जावा क्लास जैसे ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें हम लोग एक जावा क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, जावा कॉन्फ़िगरेशन क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें इनिशियलाइज। तो जावा फाइल इनपुट स्ट्रीम से लेके तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर पता नहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस आंसर से, आई डोंट नो, और ये मुझे मिला नहीं। अगर किसी और को पता हो तो एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम वेटिंग फॉर इट। और हाँ, फिर एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाउ कैन वी यूज़ 2 डेटाबेसेस इन वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इसका भी मैं वीडियो लाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, और मैं उनको ये समझा, क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा है पहले अपने किसी प्रोजेक्ट में। मैं एक वीडियो लाऊंगा अपने प्रोजेक्ट में जो मैंने स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बना रखा था एग्जैक्टली, उसमें कोशिश करूँगा कि इसको 2 डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करूँ, और वो वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा और आपको अपडेट करूँगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने पहले कहीं यूज़ कर रखा है, तो इसका एग्जैक्टली मैंने क्या बताया था कि एक पहले तो pom.xml में मैं एक डिपेंडेंसी ऐड करूँगा स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस वाली। उसके बाद जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ें सेट होती हैं उन सभी को जावा के क्लास में भी हम लोग लिख सकते हैं। वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग जावा क्लास में @configuration यूज़ करके, मतलब हम लोग 2 मेथड्स बना सकते हैं, डेटाबेस 1 डेटाबेस 2, और उसके ऊपर @bin लगा के db1 db2 लिख देंगे, और डेटा सोर्स बिल्डर उसके अंदर फिर क्रिएट करके उसी मेथड के अंदर जो भी मेथड db1 के अंदर db1 वाले सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग लिख रखे हैं, ये सारा चीज़ URL यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सब भी चीज़ DDL ऑटो अपडेट, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सेट कर सकते हैं उस मेथड्स के अंदर। तो एग्जैक्टली आपको इसका एक्सपोजर मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मैं लाऊंगा ज़रूर, और आपको पूरा क्लियर उसमें समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं जल्द से जल्द आऊँ तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे कि हाँ आप कब ला रहे हो ये वीडियो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आ गई है तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन के लिए ये बेस्ट चीज़ है, जो कि आपको रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। और फिर उन्होंने हाँ एक मतलब कितना अटेंटिव आप रहते हो एग्जैक्टली इंटरव्यूज़ के दौरान, ये चीज़ उन्होंने टेस्ट करने के लिए ये मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि 5 क्वेश्चंस आस्क्ड इन राउंड 1। तो मैंने राउंड 1 में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए थे अपने फर्स्ट वाले वीडियो में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगा, यू कैन प्लीज़ गो एंड चेक। तो और फिर ये कोड उन्होंने दिया था मुझे कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। तो स्टार्टिंग मैंने ब्रूट फोर्स लगा के रखा था कि स्मॉलेस्ट नंबर पहले तो मतलब ले सकते हैं और फिर बाद में हम उसको वो कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने सोचा कि हाँ ये भी ऑर्डर ऑफ n में हो जाएगा, और मैंने उसका कोड किया था। अगर आप किसी भी एरे को, अगर एरे में दिया हुआ है तो आप उसको सॉर्ट करेंगे तो कोई भी तरह से मतलब n log n वहाँ लग ही जाएगा। एरे डॉट सॉर्ट यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो n log n लग जाता है। तो एग्जैक्टली वो वाला सॉर्ट करना नहीं था एग्जैक्टली हमें, तो सॉर्ट करने से बिल्कुल आंसर नहीं मिलने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर मैंने लास्ट वीडियोस में फिल्टर इवन और लॉन्गेस्ट ये रिवर्स वर्ड ये और ये दोनों बता रखा था, जो जब मेरे राउंड 1 में पूछा गया था। ये मुझे किसी और इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने उसका बना रखा है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर पे आते हैं। सबसे पहले एक एरे में से कुछ नंबर्स ले लिए, फिर एरे का लेंथ निकाल लिया, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट सबसे पहले मतलब मान लेते हैं कि जो इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, मतलब अगर हम लोग 99999 भी लिख सकते हैं, जो इंटीजर का लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, देखिए आपको लिख रहे हो स्क्रीन पे 214748
3647 और ये करके, ठीक है, 2 to the power 31 - 1 ये होता है एग्जैक्टली, ये नहीं होता है एग्जैक्टली, ये होता है 2 to the power 31 - 1 मैक्सिमम वैल्यू एन इंट कैन हैव। तो स्मॉलेस्ट में ये डाल दिया। फिर सबसे पहले एक बार एक लूप चला है जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर मुझे मिल गया होगा। हर बार कंपेयर कराते हैं स्मॉलेस्ट से, अगर एरे का आई स्मॉलेस्ट से छोटा है तो स्मॉलेस्ट में ये वाला डाल दो, तो इससे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया होगा। ये देखो, अगर पहली बार इसको चेक करेंगे तो ये 5 स्मॉलेस्ट में आ गया होगा, और उसका सेकंड स्मॉलेस्ट में फिर मैंने एग्जैक्टली वही किया। अब लेकिन यहाँ कंडीशन एक और लगाई मैंने, ऑर्डर ऑफ एन में लेना है, कितने भी लूप में लिखूँ मतलब, लेकिन एन ही के 2 बार एन चलेगा तो एन ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, वो बिग ऑफ एन। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर अगर एरे से छोटा है लेकिन साथ साथ वही एलिमेंट आपका स्मॉलेस्ट से बड़ा है, स्मॉलेस्ट में तो आ ही गया है कुछ नंबर हमारे पास, तो फिर मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट में वही वाला नंबर डाल देना है उस पूरे में। जैसे अगर इस पर ट्राई रन करें तो पहली बार में तो एक बार ये लूप चल जाएगा तो इसमें 5 आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट 5 है, लेकिन सेकंड वाले में देखो अब 7 से शुरू करेंगे फिर से। सेकंड स्मॉलेस्ट एनिमल, ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे हमारा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है, तो ये बड़ा है इससे 7 से, तो हाँ भाई 7 से बड़ा है, और साथ साथ जो 7 है वो स्मॉलेस्ट से बड़ा है, 7 स्मॉलेस्ट से बड़ा है, हाँ भाई 7 स्मॉलेस्ट, तो स्मॉल सेकंड स्मॉलेस्ट में क्या क्या 7 आ गया यहाँ पे अभी। अब फिर दोबारा जब ये लूप 14 पे चला होगा तो 14 पे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ये बड़ा है, 14 बड़ा है, ये 7 बड़ा है 14 से, हाँ भाई 7 तो ये कैंसिल हो गया, 7 बड़ा नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा, फिर 5 वाले में ऐसे ही नहीं होगा, फिर 6 वाले में ये हो जाएगा और एग्जैक्टली इसमें 6 आ जाएगा। फिर उसका जब 12 में जाएंगे तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर में तो 6 है, 6 बड़ा है 12 से, नहीं तो इसमें जाएगा ही नहीं। फिर 21 आया तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, 6 था, तो 6 बड़ा है क्या 21 से, तो नहीं, तो इसमें जाएगा ही नहीं, तो 6 ही रह जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं इसको चाहूँ तो आपको एक बार इसमें सामने रन करा के दिखा देता हूँ, ठीक है, और भी नंबर जैसे डाल देते हैं यहाँ पे 1 2 45, ठीक है, और अब रन करते हैं इसको। देखिए स्मॉलेस्ट 1 है और सेकंड स्मॉलेस्ट 2 है, मान लेते हैं इसको 3 रख लेते हैं, ठीक है, अब 3 आएगा, तो ये देखो 3। तो ये मैंने एक्चुअली क्या होता है कि अच्छे इंटरव्यूज़ में टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है, और अगर आप कोडिंग प्रैक्टिस किए हुए रहोगे तभी आपका ये एग्जैक्टली हो पाता है पॉसिबल। तो सेकेंड राउंड हो गया, तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, वो क्वेश्चन कौन सा था आपको बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 9, और फिर इस वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा फंसा था, ये फ्यूचर वाले में, जैसे मैंने बताया था आपको, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं कर रखा था, तो भी I got selected in round 2. It was very happy moment for me. और उसका फिर HR का कॉल आता है, फिर सैलरी नेगोशिएशन वगैरह जो चलता है वैसे हुई हमारी बात। तो थैंक यू सो मच। और भी मैं जितने भी कंपनीज़ का इंटरव्यू दिया हूँ उन सभी का मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही इंटरव्यूज़ के रियल एक्सपीरियंसेस मैं और शेयर करूँगा, और बन रही मेरे साथ। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।